हेलो। जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का परिवर्तन क्लास है मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब पर स्वागत है। हम लोग पिछले 6 सेशन को कर चुके हैं। आज हमारा स्टार्ट होगा 7वां सेशन। आप लोग सभी लोग कुछ क्वेश्चन हमने आपको रखे हुए हैं जिसको आपको लोगों को होमवर्क हम आपको देंगे, जिसको आपको लगा करके हमें कमेंट में हमें आंसर देना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, हो जाए देरी ना लेते हुए, समय ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चनों पे आते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन हमने होमवर्क में आपको पहले ही दिया था, उस क्वेश्चन को हम आपको पहले सॉल्व करवा के दिखा दे रहे हैं। ये क्या आएगा देखेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है किसी कक्षा में 100 छात्रों के औसत अंक 80 थे। वरीयता सूची में शीर्ष 15 छात्रों और नीचे के 15 छात्रों के औसत अंक क्रमशः 84 और 74 थे। तो शेष छात्रों के औसत अंक दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। अगर आपको दशमलव के 2 स्थान तक यहाँ पे कह रहा है, दशमलव के 2 स्थान तक अगर आपसे कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, हमें दशमलव के 2 स्थान तक ही निकालना है, ना ही उससे ज्यादा निकालना है, ना ही उससे कम करना है। तो आपको दशमलव के 2 स्थान तक आपको बताना है और हमें ऑप्शन भी दशमलव के 2 स्थान तक दिया गया है। तो हम लोग कैसे लगाएंगे? देखिए, 100 छात्रों का जो औसत है वो 80 है। हम लोग इस क्वेश्चन को लगाने वाले हैं डेविएशन से। कैसे लगेगा, ध्यान से जरा सुनिएगा। 100 छात्रों का जो औसत दिया गया है, ये आपको दिया गया, कितना दिया गया है? आप बोलेंगे 80 दिया गया है एवरेज। और इसके बाद में कह रहा 15 छात्रों का, जिसमें से प्रथम 15 छात्रों का जो औसत दिया गया है वह आपको दिया गया, कितना दिया गया है? 84 दिया गया है। फिर अगले 15 छात्रों का जो औसत दिया गया है वह आपको 74 दिया गया है। यानी कि इस 100 छात्रों का औसत तो 80 दिया गया था, जिसमें से 15 छात्रों का औसत 84 है और 15 छात्रों का औसत 74 है। तो जो बाकी शेष बचेंगे उन्हीं का मान हमें निकालना है। कैसे हम लोग मान को निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ये 80 अगर एवरेज है, 100 छात्रों के 100 छात्रों का अगर औसत 80 है, तो हर एक छात्र का औसत 80 होना चाहिए, हर एक छात्र का। तो अगर हर एक छात्र का 80 होना चाहिए था, इसका मतलब क्या हुआ है, इस 80 से 84 हो रहा है। ये क्या हुआ है, 4 ज्यादा लेके बैठा हुआ है। यानी कि यहां पर जो 15 ये छात्र हैं, वो हर एक छात्र उसमें से 4 4 ज्यादा लिया हुआ है। अगर हर एक छात्र यहां पर 4 ज्यादा लिया है, तो जो बाकी शेष बचे होंगे होंगे उनका जब हम औसत निकालने लगेंगे, तो उनका औसत भी पहले नंबर तो 80 होना ही चाहिए था। इसके साथ साथ में अगर ये 4 ज्यादा लेके बैठा हुआ है, तो ये 15 के 15 लोग जब ज्यादा 4 लेके बैठेंगे, तो 15 चौके 60 ज्यादा लेके बैठे हुए। यानी कि एक छात्र अगर 4 ज्यादा लेके बैठा हुआ है, तो 15 छात्र ऐसे हैं, तो 15 के 15 छात्र 4 4 ज्यादा लेके बैठे होंगे। तो कितना ज्यादा लेके बैठे होंगे? 60 ज्यादा लेके चले गए। किससे? औसत से। अगर औसत से 60 ज्यादा लेके चले जा रहे हैं, तो यहां पर जो बाकी लोग बचे होंगे उसमें उसी 60 की कमी हो जाएगी ना। क्योंकि अगर ये 15 के 15 छात्र, हर एक छात्र 4 4 ज्यादा लेके चला जाएगा, तो ये जो 15 होंगे वह क्या हो जाएंगे? 60 ज्यादा लेके चला जाएगा। अगर 60 ज्यादा लेके चला जाएगा, जो बाकी जो है लोग बचे होंगे उनके लिए वो 60 की कमी हो जाएगा। इसलिए 60 हमने कर दिया माइनस में। अब आगे समझेंगे। इसके आगे जरा देखिएगा, दूसरे वाले पॉइंट को हम लोग उठाते हैं। अब इस 80 से हम लोग इसकी तुलना करेंगे। 80 से जब आप देखेंगे 74 हो रहा है। हर एक मान, हर एक छात्र 6 6 कम लेके जा रहा है। हर एक छात्र 6 6 और एवरेज से कम लेके जा रहा है। अगर हर एक छात्र एवरेज से 6 6 कम लेके जा रहा है, तो ऐसे 15 छात्र गए हैं, तो 15 छक्का 90 कम लेके गए होंगे। अगर 15 छक्के 90 कम लेके गए होंगे, तो वो 90 अपना छोड़ करके जाएंगे। अगर 90 कम लेकर के जाएंगे, 90 लेकर के ही नहीं जाएंगे, तो 90 अपना छोड़ के गए होंगे, तो 90 जो छोड़ के गए होंगे वो बाकी जो बचे रहे होंगे उनके लिए हो जाएगा। अब ये जो हमारा डेविएशन आया हुआ है, ये किस में बढ़ जाएगा? जितने टोटल छात्र अब बचे हुए हैं, 15 छात्र पहले हो गए, 15 छात्र और हो गए, मिला करके ये 30 छात्र तो निकल गए। बाकी बचे कितने थे? टोटल थे 100। 100 में से 30 छात्र हट गए, तो बचे कितने हैं? 70 बचे हुए हैं। तो 70 से हम लोग भाग देंगे तो एक छात्र का औसत आएगा। और ये जो डेविएशन आएगा, ये पूरे में जब हमने 70 में बांट दिया है, तो ये एक छात्र का डेविएशन हो गया और हर एक छात्र का 80 होना चाहिए था। 80 से ये कितना ज्यादा है, यही हमें देखना है।
तो यहां से क्या हो जाएगा देखिएगा 80 आ जाएगा, और प्लस लगा देंगे यहां पर, क्या हो जाएगा 90 में से 60 घट जाएगा तो मान हो जाएगा 30, और बटे हो जाएगा नीचे 70 के, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, 7 जब आप इसको काटेंगे तो 80 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 80 से थोड़ा सा ज्यादा केवल एक ही ऑप्शन में है, वह कौन सा ऑप्शन है, तो आप बोलेंगे बी ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर आएगा अप्रोक्स में आप भाग भी दे सकते हैं, 7 से भाग दीजिएगा तो मान आ जाएगा 80.43 आ जाएगा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं यहां से हमारे सामने आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इस क्वेश्चन में हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लगा करके हमें दिखाइए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा। सबसे पहले नंबर देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। क्या दिया गया है, कह रहा ब्रिजेश 10 घंटे में एक दीवार को लाल रंग से रंग सकता है, जबकि बल्लारी 12 घंटे में दीवार को पूरी तरह से सफेदी कर सकता है। यदि ब्रिजेश और बल्लारी बारी बारी से एक काम एक एक घंटे के लिए काल काम करते हैं तो हाल ही में सीमेंटेड दीवार पर तब तक काम करते रहते जब तक कि दीवार पूरी तरीके से लाल रंग की ना हो जाए। तो क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है, पहले नंबर तो क्वेश्चन आप समझिएगा। क्वेश्चन में हुआ क्या है हम आपको समझा रहे हैं। मान लिया जाए कोई एक घर बना हुआ है, उसमें जब ये ब्रिजेश आता है तो 10 घंटे में पूरे घर को 10 घंटे में लाल रंग रंग सकता है। अगर बल्लारी आता है तो उसे 12 घंटे लगता है उसी घर को पूरा सफेदी करने में। तो जब इस तरीके से आ रहा है इसका मतलब है जो ब्रजेश है वो तेजी से काम करता है, क्योंकि 10 ही घंटे में पूरे घर को कलर कर देता है लाल रंग से, और जो बल्लारी है उसको लगता है 12 घंटे कलर करने में। इसका मतलब क्या होगा, बल्लारी को जब 12 घंटे लग रहा है तो बल्लारी की जो स्पीड है यानी कि क्षमता है वह ब्रजेश से कम है। अगर इसका कम हो गया है तो लास्ट में जो होगा जिसकी क्षमता ज्यादा होगा उसी तरीके का जो दीवार होगा उसी तरीके से पेंट होगा। तो ब्रिजेश की क्षमता ज्यादा है तो ब्रिजेश जो कर रहा था वो लाल रंग कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ है, लास्ट में जो दीवार होगी वो लाल कलर से रंगी जाएगी। अब ध्यान सुनिएगा, तो लगाए करेंगे कैसे हम लोग इसको, तो एक एक घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं। यानी कि जो ब्रिजेश की अगर हम बात करते हैं, अगर हमने ब्रिजेश की बात किया तो ब्रिजेश की देखिए बात करते हैं, ब्रिजेश कहां पे आ जाएगा, मानते हैं यहां पर हमने बना दिया, ये आ गया है, एक हो गया देखिएगा ब्रिजेश। अगर हम ब्रिजेश की बात करते हैं तो ये आ रहा ब्रिजेश ब्रिजेश। अगर ब्रिजेश की हम बात करते हैं तो ये 10 घंटे में रेड कलर कर सकता है, ये बात ध्यान रहे, रेड कलर कर सकता है। और दूसरा एक आया हुआ है, एक है ब्रिजेश, क्या है, बल्लारी, बल्लारी है, एक है मान लीजिए बल्लारी है। अभी बल्लारी अगर आ चुका है तो ये व्हाइट कलर करता है यानी कि सफेद कलर करता है, और ये कै घंटे में करता है, आप बोलेंगे ये 12 घंटे में सफेद कलर कर लेता है। अगर ये 12 घंटे में 10 घंटे में लाल रंग रंगेगा, ये 12 घंटे में सफेद रंग रंगेगा, तो दोनों का हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले नंबर तो काम कितना रहा होगा, कितनी दीवार पर पेंट करना है, तो इन दोनों का हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम यानी टोटल काम निकालने के लिए। तो 10 और 12 का एलसीएम जो हमारा आएगा वह आ जाएगा 60 के। 10 से भाग देंगे 60 में, तो 10 से अगर भाग पड़ेगा 60 में तो वैल्यू आ जाएगा, यहां आप बोलेंगे प्लस क्या जाएगा, ये 6, प्लस क्या जाएगा 6, 12 से आप 60 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा यहां से 5। अगर ये 6 रंग रंग रहा था रेड में यानी कि लाल में, और ये जो 5 रंग रहा था ये सफेद कर रहा था, और लास्ट में हमें रंग जो दीवार करना है वो लाल रंग से रंगना है। अगर लाल रंग से रंगना है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस में होगा तो ये वाली वैल्यू हमें माइनस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जब व्हाइट वाला हटेगा तभी तो जाकर के हमारा मान निकलेगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, ब्रिजेश का हो गया है 6 में, यानी कि अगर वो 6 यूनिट काम कर लेता है ब्रिजेश एक समय में, तो जो बल्लारी होगा वह एक समय में 5 यूनिट काम कर पाएगा, और वो भी वह उसमें से क्या करेगा, वो सफेद रंग कर देगा। अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, जरा समझने की कोशिश करेगा। ये मान लिया जाए एक हमने दीवार मान लिया, एक हमने दीवार मान लिया, इसमें से एक हो गए हैं ब्रिजेश, एक हो गए हैं ब्रिजेश। अगर एक ब्रिजेश हो गया है, एक हमने मान लिया बल्लारी है। अगर बल्लारी की हम बात करते हैं, ब्रिजेश की बात करते हैं, तो ब्रिजेश जो कलर करेगा वो 6 इसमें से रेड कलर करेगा,
और जो बल्लाई करेगा उसमें से 5 व्हाइट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये 5 जब व्हाइट करेगा तो कुल मिलाकर के यहां से लेकर के यहां तक 2 घंटे बीत गए हैं। और उस 2 घंटे में, इस 2 घंटे में मात्र जो रेड कलर का हुआ है, लाल रंग में रंगा जा रहा है, वह तो केवल 6 रंग लाल रंग से हो रहा था, 5 व्हाइट हो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही तो आया ना, यानी कि एक ही हमारा हो पाया है लाल रंग से। 2 घंटे में एक भाग ही लाल रंग से रंगा गया है, यानी कि 2 घंटे में एक भाग ही केवल लाल रंग से रंगा गया है। और पूरे भाग को हमें लाल रंग से रंगना है, यानी कितना रंगना है, 60 रंगना है। तो अगर 2 घंटे में एक भाग लाल रंग से रंगा जा रहा है तो हमें मान निकालना 60 भाग रंगना है। तो यहां से गलती मत करिएगा कि एक में आप क्या करिए, 60 का गुणा कर दीजिए तो उधर हो जाएगा 60, और इधर 60 से गुणा कर देंगे, 60 गुना है 120, 120 पर टिक मत लगाइएगा, ये गलत है आंसर। अब देखिए तब इसका आंसर क्या आएगा। अब आप कहेंगे, जैसे क्वेश्चन होता है, कहा जाता है एक बंदर है, एक खंबे पर चढ़ता है, 1 मिनट में कुछ दूरी चढ़ेगा, दूसरे मिनट में फिसल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब लगाना होता है, जब बारी बारिश होता है, यानी उसमें चढ़ता है फिर उतर जाता है, फिसल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जितना वो एक छलांग में उछल करके चढ़ता था उतने को पहले घटा देते, जो बचता उसमें हम लोग लगाते हैं। सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है। जब ये जो कलर करने वाला है रेड कलर का, वो 6 करता है, तो पहले हम क्या करेंगे, 6 इसमें से घटा लेंगे। अगर 60 में से हमने क्या कर दिया, 6 घटा दिया, तो हमें सबसे पहले नंबर ना, हमें 54 को कलर करना है। हमें सबसे पहले नंबर क्या करना पड़ेगा, 54 को हमें रेड कलर का करना पड़ेगा। तो 2 घंटे में ना एक भाग कलर होता है, 2 घंटे में एक भाग हमारा रेड कलर का होता है। तो जरा बताइएगा, अगर 54 भाग हमें कलर करवाना है पहले नंबर, तो 54 से हम लोग गुणा कराएंगे इधर, तो 54 से अगर गुणा कराएंगे तो इधर हो जाएगा 54 भाग। तो अगर इधर 54 से गुणा हुआ है तो इधर भी 54 से गुणा हो जाएगा। अगर इधर हमने 54 से गुणा करा दिया, अगर इधर भी हमने 54 से गुणा करा दिया, तो हमारा मान क्या आ जाएगा, देखिएगा 54 से गुणा करा देंगे तो मान जाएगा 108 घंटे आ गए। 108 घंटे में हमने कितना भाग कलर कर दिया है रेड कलर का, तो आप बोलेंगे 54 कलर। अब हम हमारे सामने बचा कितना है, आप बोलेंगे 6 भाग अभी बचा हुआ है। अगर 6 भाग बचा हुआ है तो अगले 1 घंटे में ब्रिजेश आएगा, अगले 1 घंटे में ब्रिजेश आएगा, अगले 1 घंटे में ब्रिजेश जब आएगा तो वह 1 घंटे काम करेगा, और 1 घंटे में 6 भाग वह लाल कलर से और कर देगा, 6 भाग वह लाल कलर से और कर देगा। तो यहां पर जब आप मान निकालेंगे तो 108 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 109 घंटा, 109 घंटा हो जाएगा, और 54 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 60 भाग कलर हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 109 घंटे में 60 भाग कलर हो जाएगा। किस कलर का होगा, ये लाल कलर से होगा, व्हाइट कभी नहीं हो पाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, सफेद ये हो ही नहीं पाएगा, दीवार हमेशा लाल ही होगा, क्योंकि लाल करने वाले की क्षमता सफेद करने वाले की क्षमता से ज्यादा है। इसलिए लास्ट में दीवार जो होगी वह लाल कलर ही हो सकती है, सफेद नहीं हो सकता है। तो हमें लाल कलर करना भी था, करा था लाल कलर, जब तक नहीं हो जाता तब तक ऐसे काम करेंगे बारी बारी से। तो हमने मान निकाल दिया, 109 घंटे में 60 भाग सफेद हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वह कितना आएगा, तो आप बोलेंगे डी ऑप्शन है। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बढ़िया क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में दिया गया है क्या चीज, 50,000 रुपए की राशि को 19 महीनों के लिए 24% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, जो प्रति माह में संयोजित होता है प्रति 7 माह में। यहां ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा छूट गया है, आप लोग बनाएंगे प्रति 7 माह में, प्रति 7 माह, प्रति 7 माह में, 7 माह में, प्रति 7 माह, प्रति 7 माह आप लोग कर लीजिएगा इसको। अब फिर आपको लगाना है इसको। कहा क्या कहा गया है, 50,000 रुपए की राशि को 19 महीनों के लिए 24% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, जो प्रति माह, प्रति 7 माह, इसको थोड़ा सही करेंगे यहां पर, ये प्रति 7 माह रहेगा, ये नहीं रहेगा, प्रति 7 माह पर, प्रति 7 माह में उसका कैलकुलेशन किया जाता है।
जब प्रति 7 माह में हम उसका कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, कह रहा दशमलव के 3 स्थान तक उसको कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, यही आपसे पूछा गया है। दशमलव के 3 स्थान तक कितना परसेंट उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो इसको लगाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या दिखेगा, जब ये 7 माह पे कैलकुलेशन होता है तो ये जो दिया गया है ये पूरे 12 महीने का है, ये पूरा आपके 12 महीने का दिया गया है। यानी कि कह रहा क्या चीज, 24% ये वार्षिक है। अगर 24% वार्षिक है तो 12 माह का 24% हो जाएगा। अगर 12 माह का 24% होगा तो एक माह का कितना होगा, तो आप बोलेंगे एक माह का हो जाएगा 2%। अब हमें जो ब्याज का कैलकुलेशन करना है वह कैसे करना है, प्रति 7 महीने पर ब्याज का कैलकुलेशन करना है। अगर प्रति 7 माह पर ब्याज का कैलकुलेशन करना है तो 19 महीने हैं टोटल। हमने मान लिया यहां पर 7 माह रहा होगा और फिर अगला 7 माह रहा होगा। 7 माह खत्म हो गए, 7 हो जाएगा 14 माह खत्म हो गए हैं। 14 के बाद बचे कितने हैं, क्योंकि 19 महीने का टोटल कैलकुलेशन करना है तो बचे कितने हैं, आप बोलेंगे 5 माह और बच गए। हमने कहा एक महीने का 2% पड़ता है। अगर एक महीने का 2% पड़ रहा है, एक महीने का 2% पड़ रहा है तो 7 महीने का कै परसेंट रहा होगा, आप बोलेंगे 14% रहा होगा। एक महीने का अगर 2% है तो 7 महीने का कितना रहा होगा, 14% रहा होगा। एक माह का 2% है तो 5 महीने का कितना रहा होगा, आप बोलेंगे 10% रहा होगा। कुल मिलाकर के हमें 14%, 14% और 10% का हमें सक्सेसिव निकाल देना है जस्ट आपको, और कुछ भी नहीं करना। तो 3 बार का सक्सेसिव क्या होता है, आप लोग एक बार में याद करेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज को। क्या होता है, 3 बार का अगर सक्सेसिव दिया गया है तो उसके डायरेक्ट फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और बटे के नीचे आ जाता है 100 और प्लस जाएगा ए बी सी और बटे के नीचे आ जाएगा 10,000। ये आपका हो जाएगा टोटल ओवरऑल परसेंटेज चेंज आएगा। 3 बार का है। 2 बार का क्या होता है, 2 बार का हम आपको पहले ही बता चुके हैं, परसेंटेज बराबर होता है ए प्लस ए बी बटा होता है 100। यहां पर 3 बार का सक्सेसिव है, क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा हो जाएगा 100 प्लस जाएगा ए बी सी बटा हो जाएगा 10,000। तो आपको इसी फार्मूले का यूज करना है। जब मान हमें परसेंटेज में निकालना है तो इस डाटा का कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट, कैसे निकलेगा, यहां पर मान भर देंगे। ए के जगह पे पहला परसेंटेज, बी के जगह पर दूसरा परसेंटेज, सी के जगह पे तीसरा परसेंटेज। तो ए के जगह पे हो जाएगा 14%, बी के जगह पर भी हो जाएगा 14%। सबकी जगह पे आप मान भरते चले जाइए, सबका मान भरिएगा। हम आपको देखिएगा एक लाइन में सोच रहे हैं, यहीं पर हम आपको दिखा रहे हैं। ए के जगह पे 14%, बी के जगह पे 14%, सी के जगह पे 10%। तीनों को जोड़ेंगे तो 14 14 28, 28 में 10 जोड़ देंगे, ये वाली वैल्यू हो जाएगा 38% और प्लस। अब यहां पर मान भरेंगे, ए बी का गुणा कराया यानी 14 से 14 में गुणा कराएंगे तो 14 14 हो जाएगा 196। फिर 14 से 10 में गुणा कराएंगे 140, 14 में 140। फिर 10 से 14 में गुणा कराएंगे तो मान हो जाएगा 140। ए बी का गुणा कराया, बीसी का गुणा कराया, सीए का गुणा कराया। ए बी का गुणा कराएंगे 196, बीसी का गुणा कराएंगे 140, सीए का गुणा कराएंगे तब भी 140। 140 140 और 196 को जोड़ना है। 140 140 और 196 को जोड़ना है। 140 140 को जोड़ेंगे 280, 280 में 196 जोड़ना है। अगर 280 में हमने 200 जोड़ दिया तो वैल्यू हो जाएगा 480, लेकिन हमें जोड़ना था 196 ही मात्र, इसका मतलब 4 कम हो जाएगा। 480 से 4 कम तो मान हो जाएगा, आप बोलेंगे 476। 400 जाएगा 76, 100 से भाग देंगे तो मान जाएगा 4.76, 4.76 आ जाएगा, प्लस जाएगा। यहां पर भर देंगे ए बी सी। ए का मान भरेंगे 14%, बी का मान भरेंगे 14%, सी का मान भरेंगे 10%। 14 गुणा 14 हो जाएगा 196। 196 में 10 का गुणा कराएंगे तो 196 गुणा 10 हो जाएगा 1960। 196 में 10 का गुणा कराएंगे तो एक शून्य बढ़ जाएगा केवल 1960। उसमें आप 10,000 से भाग देंगे। इसमें जब आप 10,000 से भाग दे रहे होंगे तो मान आ जाएगा 0.1960 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा टोटल ओवरऑल चेंज। और जो कितना आ रहा होगा, जो कितना आ रहा होगा जरा ध्यान से देखेंगे, कितना आ जाएगा 38 में, सबको जोड़ दीजिएगा। देखिए पॉइंट के आज बाद में 60 आ जाएगा लास्ट में, और 19 को 76 में जोड़िएगा
19 और 76 जब आप जोड़ेंगे तो 9 6 हो जाएगा 15, क्या जाएगा 5। यहां देखिएगा 7 एक हो जाएगा 8, 8 में एक और जोड़ देंगे तो 9, 38 में 4 जोड़ देंगे तो मान जाएगा 42, 42.956, 42.956 आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे डी ऑप्शन में है। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या दिया गया है, कह रहा है यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 10 वर्ष में कह रहा 2800 रुपया हो जाती है, यानी कि 10 वर्ष में कितना हो जाती है, तो आप बोलेंगे 10 वर्ष में हो जाता है 2800 रुपया। अगर 10 वर्ष में 2800 रुपया हो जाता है और कह रहा 15 वर्ष में कितना हो जाता है, तो आप बोलेंगे 15 वर्ष में कह रहा ये 3500 रुपया हो जाता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो हमें करना क्या होता, देखिएगा यहां से यहां तक आने में ये 5 वर्ष लगा रहा है। अगर 5 वर्ष लगा रहा है तो इधर कितने गुना वह राशि हो जाती है, यही मान हमें बताना है। जब तक हमें ये मान नहीं पता चलेगा तब तक हम कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो 5 वर्ष में कितना गुना हो जाती है, तो 5 वर्ष में कितना गुना हो रही है मान निकालेंगे। हम आपको देखिए बता रहे थोड़ा सा, यहाँ समझिएगा 5 वर्ष में वो राशि कितनी गुना हो जाती है, 2800 की राशि 3500 हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ है, ये 3500 रुपया हो जाता है। कहां से हुआ है, 2800 से हो जाता है, इसलिए कितने गुना हो जाएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 700 से दोनों को हमने काट दिया। अगर 700 से हमने दोनों को काटा तो ये वैल्यू आ जाएगा 5, ये वैल्यू आ जाएगा 4, यानी कि 5 वर्ष में 5/4 गुना हो जाता है। तो 10 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, अगर 5 वर्ष में 5/4 गुना हुआ है तो 10 वर्ष में 5/4 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगर हम आपसे कहते कि 15 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो आप बोलते 5/4 का क्यूब गुना हो जाएगा। यानी कि इस 5 का जितनी बार हम गुणा करते जाएंगे, जितने से इधर गुणा होगा उतने से उधर हम लोग घात लगाएंगे। तो अगर हमें 5 से 10 पर आना 2 गुना हुआ तो इसलिए हमने 2 का गुणा उधर घात लगा दिया। तो कितने गुना हो गया है 10 वर्ष में, आप बोलेंगे 25 बटा हो जाएगा 4 गुना। तो एक राशि जो रहा होगा, कोई भी राशि रहा होगा, वह कह रहा 10 वर्ष में कह रहा 2800 रुपया हो जाती है। अगर 2800 रुपया हो जाती है 10 वर्ष में, तो 10 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आया, कितने गुना हो रही है, तो आप बोलेंगे 25 बटा हो जाएगा 16 गुना। तो ये मान हो जाएगा 25 बटा हो जाएगा 16 गुना। अगर ये 25 बटा 16 गुना हो जाएगा तो यहां से हम लोग मान निकाल देंगे, 25 बटा 16 कर दीजिएगा, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, अब कर आप 10 वर्ष के बाद में 2800 रुपया हो जाती है तो 10 वर्ष का हो जाएगा, पी रुपया रहा होगा, 10 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा कराएंगे तो 2800 रुपया और राशि हमें मिल जाएगा, जो 2800 रुपये के बराबर होगा। अब हमें निकालना है यहाँ पर पी का मान। 25 से इसको काटेगा, 25 एक कम हो जाएगा 25, 25 एक कम हो जाएगा 25, बचेगा 3 शून्य हो जाएगा 30, 25 एक कम हो जाएगा 25 बचेगा, फिर उसके बाद बच जाएगा 5 और शून्य आ जाएगा तो 25 दूना हो जाएगा 50। तो हमारा पी का जो मान आने वाला है वह क्या हो जाएगा, 16 गुणा हो जाएगा 112। 16 से 112 में गुणा कराएंगे तो 16 से 100 में गुणा कराएंगे 1600, 16 से 100 में गुणा कराएंगे 1600, और 16 से 12 में गुणा कराएंगे, 16 बरहियाम होता है 192। तो 1600 में 192 जोड़ेंगे तो मान हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1792। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखेंगे क्वेश्चन में ये दिया गया है, कह रहा एक वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर 86.4 रुपया है, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत ज्ञात कीजिए। अगर दूसरे वर्ष के अंत में आपको कीमत निकालनी है तो हमें करना क्या क्या है, देखिएगा सबसे पहले नंबर, चौथे वर्ष के अंत में उस वस्तु की कीमत क्या होगी, उस वस्तु की कीमत को हमने x रुपया मान लिया, उस वस्तु की कीमत को हमने x रुपया मान लिया है। 20% बढ़ रहा है हर वर्ष में, अगर 20% बढ़ रहा तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, आप बोलेंगे 1/5 होता। हर 5 रुपए में एक साल में 1 रुपया बढ़ जाता है, हर बार में ये हर एक वर्ष में 5 रुपए पर 1 रुपया बढ़ जाता है। तो पहले वर्ष के अंत में x रुपया अगर रहा होगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे x का हो जाएगा 6/5 एक वर्ष में। दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा, फिर से 6/5 हो जाएगा। तीसरे वर्ष में कितना हो जाएगा, फिर से 6/5 हो जाएगा।
चौथे वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा, फिर से 6/5 हो जाएगा। ये 4 वर्ष के बाद उस वस्तु की कीमत है, 4 वर्ष के बाद उस वस्तु की कीमत है। अब कह रहा था तीसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष का भी निकालना है, तो x रुपया रहा होगा, उस पर एक वर्ष में कितना हो जाएगा रास, 6/5। 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 6/5। तीसरे वर्ष में कितना हो जाएगा, 6/5। अब कह रहा इसकी तीसरे वर्ष का हो गया, चौथे वर्ष का हो गया। इन दोनों का कह रहा है आपसे अंतर, कह रहा इन दोनों का जो अंतर है ना, ये आपको दिया गया है 86.4 के बराबर दिया गया है। इसकी वैल्यू 86.4 के बराबर दिया गया। दोनों में से जब आप एक चीज ध्यान से देखेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक आपका कॉमन हो जाएगा, ये दोनों में आपको मिलेगा, यहां से यहां तक कॉमन हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, x गुणे हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर बन जाएगा 216, और बटा जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 125, यानी कि 216 बटा 125, तो कॉमन आ गया। बचा क्या यहां से, 6/5 माइनस जाएगा, एक और बच जाएगा। अगर एक और बचा हुआ, इसी की वैल्यू आपको दिया गया 86.4 दिया गया है, इसी की वैल्यू 86.4 दिया गया है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा इसको कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, जरा देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको हम यहां लिख दे रहे हैं, क्या आ जाएगा, x गुणे हो जाएगा 216 और बटे आ जाएगा 125 और गुणे हो जाएगा 6 में से 5, 6/5 है, 5 कम 5 यहां से घट जाएगा तो मान जाएगा 1/5 बराबर जाएगा मान 86.4। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे होगा देखिएगा, यहां से एक दशमलव हटाइएगा, यहां से एक शून्य बढ़ जाएगा, यहां पर एक शून्य बढ़ा दीजिएगा, दशमलव हट गया। अब हमने इसको ना 6 से काट देते हैं, 6 से काट देते हैं। अगर 6 से इसको हम लोग काटते हैं, 6 के जगह पे और बड़े मान से भी काट सकते हैं, चलिए 6 से ही काट देते हैं। 6 से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 6 से काटेंगे इसको, 6 से काटिएगा तो कितना जाएगा, 6 त्रिका हो जाएगा 18, बचे कितना 3 6 6 6 36, एक शून्य जाएगा 360। 6 से इसको काट लेंगे आप लोग, 6 कम 6 बचेगा 2 6, 6 चौका 24 बचेगा 2 4, 6 चौका 24, 144 जाएगा। 18 से अब काट दीजिए और भी, 18 जब आप इसको काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा, 18 जब आप इसको काटेंगे तो 18 अट्ठे हो जाता है 144, 8 आ जाएगा। 4 से फिर से काटेंगे तो 4 से 2 बार में कट जाएगा, 4 से वाली वैल्यू 5 बार में कट जाएगा। अब ये 5 जो आया हुआ इस 5 से 5 कट जाएगा। अब बचा क्या है, x की वैल्यू कितना आ गया, 125 से 2 में गुणा कराएंगे तो मान जाएगा 250, यानी कि उस वस्तु की जो कीमत रही होगी वह कितना रहा होगा, 250। अगर वस्तु की कीमत पूछी गई होती तो आंसर हो जाता 250, लेकिन हमसे दो उस वस्तु की कीमत नहीं पूछी है, कह रहा दूसरे वर्ष के अंत में पूछा है। दूसरे वर्ष के अंत में जब आपसे पूछ रहा है तो 250 पहले वर्ष में रहा होगा, स्टार्ट में रहा होगा, तो पहले वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे हो जाएगा 6/5। ये पहले वर्ष के अंत में है, लेकिन आपसे पूछा दूसरे वर्ष के अंत में, तो एक बार और 6/5 का गुणा करा देंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर ही बन जाएगा। 5 से 5 में गुणा कराएंगे 25, 25 से इसको काट देंगे मान जाएगा 10, 6 से 6 में गुणा कराएंगे 6 6 36, 36 में 10 का गुणा कराएंगे तो वैल्यू हो जाएगा 360। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, जो किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, पर 13,000 रुपए उधार लिए जाते हैं, 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त वाला क्वेश्चन है ये, और वो भी 2 किस्त का है। तो आपको करना क्या है, आप ये 8% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आता है वह आ जाएगा 8 बटा हो जाएगा 100, परसेंटेज हटाएंगे तो 4 से काटेंगे, 4 दुना 8, 4 से इसको काटेंगे मान जाएगा 25। इसको लगाने का बेस्ट मेथड क्या है, 2 वर्ष का अगर बात कहा है तो 25 से देखिएगा 2 बढ़ाएंगे, 25 से 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 27। 25 रुपए का अगर रहा होगा तो 2 रुपए उस पर ब्याज देना पड़ेगा, तो 25 से 2 बढ़ जाएगा तो जाएगा 27। ये तो हो गया एक बार का। 2 वर्ष का हमें बताना है तो इस 25 का हम लोग यहां पर स्क्वायर करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और यहां 27 का स्क्वायर लिखेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 729। ये जो लाइन लिखी जाती है ये किस्त है, ये लाइन जो लिखी जाती है उसका मूलधन है, ये मूलधन की लाइन है, ये किस्त की लाइन है। ये वाला आपका ये वाला आपका मूलधन का लाइन है, ये वाला उसका किस्त है, ये प्रत्येक उसका किस्त है। अगर किस्त की हम बात कर रहे हैं तो देखिएगा क्या होगा, जो किस्त होनी चाहिए हर वर्ष में किस्त समान होनी चाहिए।
अगर 729 यहां पर किस्त है तो 729 यहां भी होना चाहिए। यहां पर 729 का अगर किस्त लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा कराएंगे, अगर 27 से में गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 729, ये भी हो जाएगा। अब दोनों किस्तें हो जाएंगी समान। तो अगर यहां पर हमने 27 से गुणा करवाया है तो हमारी मजबूरी हमें 27 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों रेशियो में मानते रेशियो समान होना चाहिए, इसलिए इधर हमें 27 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, 27 से 25 में गुणा कराएंगे, 27 से 25 में गुणा कराएंगे, 25 हम 625 और 25 दुना 50 और जोड़ देंगे, 625 से 50 जोड़ेंगे तो मान जाएगा ये 675। ये वाली वैल्यू आएगा पूरा 675, ये वाला मान आ जाएगा 625, दोनों को जोड़ेंगे 600 600 जोड़ेंगे 1200, 75 में 25 जोड़ेंगे तो मान जाएगा 100 और जोड़ देंगे तो मान जाएगा ये 1300। यहां पर एक किस्त जो हमारा आया हुआ 729 का है, लेकिन हमें दिया गया इस 1300 की वैल्यू दिया गया, उसका मूलधन दिया गया था। कह रहा कितना रुपया हमने उधार लिया था, 13,000 रुपया उधार लिया। 1300 की वैल्यू दिया गया है 13,000 रुपया, 1300 यूनिट की वैल्यू दिया गया है 13,000, तो एक की वैल्यू आ जाएगा 10। हमें निकालना है उसका किस्त। तो किस्त की अगर मान निकालना है, अगर हमें किस्त मान निकालना तो किस्त का मान क्या है, आप बोलेंगे 729 यूनिट है, 729 यूनिट है। एक यूनिट का मान 10 है तो 729 का यूनिट का मान हो जाएगा 729 के बाद में एक शून्य लगा देंगे, यानी कि 7290 रुपए की एक किस्त आने वाली है। जो किस ऑप्शन में है, आप बोलेंगे ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम लोग आते, अगर 3 किस्त का होता तो यह हम आपको 3 बार लेके आते, 25 हुआ है फिर 625, फिर 25 का अगली बार में क्यूब लेके आते। 4 बार का होता एक बार और घात लगा के आते, यानी कि इसी 25 का हम लोग क्या करते, उसी का उसी में गुणा करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा क्या आया हुआ अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। कह रहा एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है, समान मूल्य पर उस क्या करता है, खरीदता। समान मूल्य पर, यहां बात ध्यान रखिएगा, यहां कह रहा है समान मूल्य पर खरीदता है। समान मूल्य पर जब खरीदता है तो इसका मतलब है जितने में पहले वस्तु को खरीदा होगा उतने में दूसरे जूते को भी खरीदा होगा। पहले जूते को अगर 100 में खरीदा है, ध्यान सुनिएगा, पहले जूते को अगर 100 में खरीदा है तो दूसरे जूते को भी वह 100 में ही खरीदा होगा। पहले को अगर समान समान सीपी, यानी सीपी समान है, क्रय मूल्य समान है, दोनों को समान में खरीदा होगा। पहले को अगर 100 में खरीदा होगा तो दूसरे को भी 100 में खरीदा होगा। कह रहा क्या चीज, और उनमें से एक जोड़ी को 15% के लाभ पर, यानी कि पहले वाले को ना 15% के लाभ पर बेचा है। अगर 15% के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचा होगा, ये सीपी की लाइन है, ये सीपी की लाइन है। अगर जब बेचेगा तो कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 115 रुपए में बेचा होगा। 100 पर 15% का लाभ लेंगे तो 115 आ जाएगा। और दूसरी जोड़ी को कह रहा है 5% की हानि पर बेचता है, इस वाले को 5% की हानि पर बेचेगा, तो यहां से 5% की हानि लेंगे तो कितने में बेचा होगा, आप बोलेंगे 95 में बेचा होगा। यानी कि पहले जोड़ी को जो 100 रुपए की थी उसको 115 में बेचा है, दूसरे जोड़ी की कीमत जो 100 की थी उसे 95 में बेचा है। अब क्या कह रहा आगे, यदि उनके विक्रय मूल्यों में 140 रुपए का अंतर है, इनके विक्रय मूल्य का जो अंतर दिया गया ना, इसका विक्रय मूल्य 115 यूनिट तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 95 यूनिट। दोनों के बीच में जो अंतर दिया गया है ना, यही मान आपको दिया गया, कितना दिया गया है, यहां पर फिलहाल तो यूनिट में आ जाएगा 20, और 20 की वैल्यू दिया गया है, 20 की वैल्यू आपको दे रहा है, कितना दिया गया है, तो आप बोलेंगे 20 की वैल्यू दिया गया है 140, 20 की वैल्यू दिया गया है 140 रुपए का अंतर है, 20 की वैल्यू 140 रुपया हो गया है। तो यहां से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 20 जब आप इसको काट रहे होंगे तो एक बार की वैल्यू हो जाएगा 7, अगर एक यूनिट का मान जाएगा 7। अब आपसे आगे क्या पूछा हुआ है, तो इस पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ, लाभ की बात करेंगे तो देखिएगा यहां जब आप देखेंगे एक चीज देख रहे होंगे, तो यहां जो हमारा क्रय मूल्य आने वाला टोटल ना, वह 100 और 100 मिलाकर के 200 रुपया टोटल हमारा क्रय मूल्य है। क्रय हमने कितने में किया है, 100 और 100 मिलाकर के 200 में हमने खरीदा हुआ है, और 115 और 95 मिला देंगे तो मान हो जाएगा 115 में 95 जब आप जोड़ेंगे ना तो मान हो जाएगा 205 में हमने क्या किया है, उसको खरीदा हुआ है। अगर हमने देखा एक चीज तो देखिएगा 200 में हमने खरीदा है, देखिएगा सीपी हमारा जो टोटल आएगा वह 100 और 100 मिला करके हो जाएगा 200 में हमने खरीदा हुआ है, और जो हमने बेचा हुआ उसको ना, तो कितना में बेचा हुआ है, 115 में 95 जोड़ देंगे, 115 में 95 जब आप जोड़ेंगे तो ये 210 रुपए हमने बेचा हुआ।
तो कितने का हमने लाभ पाया है? आप बोलेंगे 10 यूनिट का लाभ पाया है। 1 यूनिट का मान 7 है, 10 यूनिट का मान निकालेंगे, 10 यूनिट का मान निकालेंगे तो 7 गुणा हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 70 रुपए। 70 रुपए का हमें क्या हो जाएगा? लाभ होगा। किस ऑप्शन में है? तो आप बोलेंगे हमें वह दिया गया है डी ऑप्शन में, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा 6 कमीजों के अंकित मूल्य 8400 रुपए है। 6 कमीजों के अंकित मूल्य 8400 रुपए है और 8400 रुपए पर 12.5% की छूट है। यानी कि अच्छा, 6 कमीजों का जो अंकित मूल्य दिया गया 8400 रुपया दिया गया, तो 6 कमीज अगर 8400 रुपए की है तो एक कमीज कितने की होगी? एक कमीज का मान हम अगर आपसे निकालने के लिए कहते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 8400 बटा हो जाएगा, आप कर देंगे 6 बराबर, इसका मतलब हो गया 1400 रुपए में एक कमीज आपने खरीदा होगा। अगर 6 शर्ट आप 8400 रुपए में लाते हैं, इसका मतलब होगा एक शर्ट आपने कितने में खरीदा होगा? 1400 रुपए में खरीदा होगा। एक शर्ट अगर 1400 रुपए हम खरीद रहे हैं तो कह रहा उस पर हमें कितने परसेंट का छूट देना है? 12.5% का छूट देना है। अगर इस पर 12.5% की छूट देना है तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? आप बोलेंगे 1/8 होता है। कैसे आता है? अरे फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है? 12.5% है, परसेंटेज हटाते हैं तो 12.5 में आप 100 से भाग देंगे, यही मान जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मान जाएगा 1/8 ही हो जाएगा। 1/8 का हमें क्या करना है? छूट देना है। अगर उस पर 1/8 का छूट देना है, इसका मतलब जो 1400 रुपए की वस्तु है, जब छूट पर हम उसको बेचने लगेंगे कितने में बेचा जाएगा? 1400 रुपए की जगह पे उसके 7/8 में ही हम उसको बेचेंगे। अगर 7/8 में बेचेंगे तो 8 से आप इसको काट लीजिएगा। 8 जब आप इसको काटेंगे तो 8 एक कम हो जाएगा 8, बचेगा 6 शून्य, 8 सत्ते हो जाएगा 56, बचेगा 4 शून्य, 8 पचे हो जाएगा 40। यानी कि कितने में आप उसको बेचेंगे? 175 गुणे 7 में बेची जाएगी। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 4900 रुपए में ऐसे कितने कमीजें हम खरीद सकते हैं? ऐसे कितने कमीज हम क्या कर सकते हैं? खरीदी जा सकती है। कितने 100 रुपए में? 4900 रुपए में। तो कमीज की संख्या में बतानी है तो कितने कमीज हम खरीदेंगे? तो 4900 में हम क्या करेंगे? इसी से हमारा भाग पड़ जाएगा। एक कमीज अब हमारी इतने की पड़ रही है, कितने की पड़ रही है? गुणा मत करिएगा, 175 गुणा 7 की पड़ रही है, इतने में हम खरीदेंगे। इतने में जो हम खरीद रहे होंगे, देखिएगा 7 जरा इसको काटिएगा तो मान जाएगा 700। 700 को 175 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। इसका मतलब है 4 कमीज हम खरीद पाएंगे। इस तरीके से अगर हम खरीदते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 कमीज हम खरीद पाएंगे। किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन हो गया आपका डी ऑप्शन। अब हम लोग आते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमसे? क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या चीज? 0.25 अनुपाते x समानुपाते 5 अनुपाते है 6, तो x का मान इनमें से किसके बराबर होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.25 और बटे के नीचे आ जाएगा x, बराबर कर दीजिए 5 अनुपाते हो जाएगा 6 के बराबर। कुछ नहीं करना, बस गुणा कर दिए। इसका इधर गुणा कराएगा, इसका इधर गुणा कराएगा। यहां से आप एक काम करिए, पहले नंबर लगाने के लिए आप यहां से क्या करिए? दशमलव हटा दीजिए तो यहाँ डबल शून्य बढ़ जाएगा, तो 25 आ गया। 25 जब आप इसको काटेंगे तो यहाँ पर 20 आ गया। x का मान निकालेंगे तो 6 बटे हो जाएगा 20। 6 में 20 का भाग देंगे, 2 से काट दीजिए, पहले 2 से काटेंगे तो मान जाएगा 3/10। 3 में 10 से भाग देंगे तो मान जाएगा 0.3। आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा किस ऑप्शन में है? तो आप बोलेंगे ये ऑप्शन आपका हो गया डी ऑप्शन। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 संख्याएं 4:3:7 के अनुपात में हैं और उनका महत्तम समापवर्तक 6 है, तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना है? अगर हमें योग निकालना तो ये सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य में होता है। अगर इस सहभाज्य में होता है तो इन तीनों का हम जो योग करेंगे ना, जो योग करेंगे उसी में ले जाकर के जितना एचसीएफ आया उससे हम लोग गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा? 4 3 7 7 हो जाएगा 14। 14 से हम लोग 6 में गुणा कराएंगे, 14 छक्के हो जाएगा 84। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। जो किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिएगा, अगर हमसे कहा जाता पहली संख्या क्या है तो 6 से 4 में गुणा करा देते। पहली संख्या निकालना होता तो 6 से 4 में गुणा कराते, 6 गुणा हो जाता 4। दूसरी संख्या निकालते क्या हो जाता? 6 गुणा हो जाता 3। तीसरी संख्या निकालते क्या हो जाता? तो हो जाता 6 गुणा हो जाता 7।
यानी कि एचसीएफ से हमेशा जो अनुपात दिया जाता है उसमें गुणा कर देते हैं, वो सारी संख्या निकल जाती है। इनको सबको आप जब जोड़िएगा ना 84 आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा क्वेश्चन में श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 50,000 रुपए निवेश करके एक वर्ष के लिए सावधि जमा किया, फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है। में सावधि जमा की अवधि पूरी होने पर उन्हें कितनी राशि मिलेगी। यानी कि हमें मूलधन का मान दिया, कुल मिलाकर के हमें देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये आपको पी का मान दिया गया है, हमसे अमाउंट का मान पूछा है उसने, और जो रेट लगाया गया है, रेट आपको लगाया गया 8%, ये वार्षिक दिया गया है। रेट आपको लगाया गया 8% वार्षिक, और जो ब्याज कैलकुलेशन किया जा रहा है ब्याज, वह आपको अर्धवार्षिक कैलकुलेशन करना, यानी कि ब्याज जो हमें लगाना है हर बार में अर्धवार्षिक, यानी कि 6-6 महीने पर हमें ब्याज का कैलकुलेशन करना है। तो अगर 8% वार्षिक है, 6-6 महीने पर ब्याज का कैलकुलेशन होगा, तो जरा बताइएगा 6-6 महीने के कितने साइकिल बनेंगे। तो 6-6 महीने के एक वर्ष में, क्योंकि एक वर्ष की बात कहा है, आगे जाके देखिएगा एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए जब जमा किया गया है, यानी कि एक वर्ष में कितना हो जाएगा, कितने 6 माही होंगे, तो 6 माह पर एक बार ब्याज का कैलकुलेशन होगा, फिर से 6 माह पर एक बार और ब्याज का कैलकुलेशन होगा। तो अगर 8% ये वार्षिक है, तो 6 महीने पर कितना परसेंट बनेगा, तो आप बोलेंगे 6 महीने पे आ जाएगा 4% यहां पर भी और 4% यहां पर भी। अब दोनों बार का हमें निकाल देना है सक्सेसिव। क्या आने वाला है, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसका 4 सक्सेसिव क्या आएगा, ए प्लस बी, यानी कि 4 प्लस जाएगा 4 और प्लस जाएगा 4 गुणे हो जाएगा 4 और बटे के नीचे आ जाएगा 100। फार्मूला क्या लगा दिया, परसेंटेज बराबर होता है ए प्लस बी और प्लस जाएगा ए बी बटे हो जाएगा 100, और यही हमारा होता है डायरेक्ट सक्सेसिव 2 वर्ष का। अगर 2 वर्ष की सक्सेसिव की बात करते तो ये हमारा आ जाएगा इतना परसेंट, जो कितना जाएगा 4-4-8 और 4 चौका 16 में 100 से भाग देंगे 0.16, यानी कि 8.16% हमें क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। यानी कि इतना परसेंट वह राशि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी एक वर्ष के बाद में। अब अगर ध्यान सुनिएगा 50,000 रुपए की राशि थी, तो सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला होगा उसको हम जरा वो निकालते हैं। 50,000 रुपए की राशि पर 8.16% हमने क्या मिला हुआ है, ब्याज मिला हुआ। अगर 8% की 8.16% ब्याज मिला हुआ है, तो यहां देखिएगा परसेंटेज से इसके डबल सुनना कट जाएंगे। कैसे कटा है, अरे परसेंटेज का मतलब हो जाएगा बटे के नीचे जब 100 लेकर के आएंगे, बटे के नीचे नीचे से जब 100 आएगा, उस 100 का 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब देखिएगा इसके दोनों जो शून्य है, इसका दशमलव हटा देगा, तो बचेगा क्या, 5 गुणे आ जाएगा 816, गुणा करा दीजिए, 800 से 5 में गुणा कराएंगे तो जाएगा 4000, 16 से हम लोग 5 में गुणा कराएंगे 16-5 हो जाएगा 80, तो मान जाएगा 4080 रुपया उससे मिल गया है सीआई। तो हमें हमारा अमाउंट क्या होगा, अमाउंट की बात करेंगे तो 50,000 तो पहले था, उसमें हमने क्या कर दिया है 4080 हमने जोड़ दिया, तो मान हमारा हो जाएगा 54,080 रुपया हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, जो कौन से ऑप्शन में है, तो आप लोग बोलेंगे ये ऑप्शन नंबर हमारा हो गया है बी ऑप्शन। इसको ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2695 रुपए में बेचा है, उसने पहले वस्तु को 18.75% लाभ पर बेचता है, तो ज्ञात कीजिए उसे दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचना पड़ेगा, यदि कुल लेन देन में न तो कोई लाभ हो न ही हानि हो। इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को एक देख लीजिए, और एक इसके आगे भी एक और क्वेश्चन है उसको, इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोग लगा करके हमें कमेंट में आंसर दीजिएगा, और सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाते रहिए, एक बार ट्राई जरूर करिए। दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्या दिया गया है, एक दुकानदार कुछ नुकसान पर एक उत्पाद बेचता है, यदि वह उत्पाद के विक्रय मूल्य में 5% की कमी करता है तो उसका नुकसान 4% बढ़ जाता है, तो किस नुकसान पर वह अपना उत्पाद बेचता है। ये जो आपको हम आपको एक नॉलेज के लिए आपके बता देते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आईबी 2021 का एक क्वेश्चन है, आईबी 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग लगाने की एक बार ट्राई करिएगा, नहीं लगेगा तो हम आपको अगले क्लास में इसको बता देंगे। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, परिवर्तन क्लासेज मगहर में। आप सभी लोगों को इतना टाइम देने के लिए, इतना समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।